So again, welcome you all in the class of partial differential equation. So today the topic is integral transforms. Particularly, आज हम start करने जा रहे हैं the methodology of Fourier transforms. Okay. So today we will understand definition. आपने देख ली है, यहाँ लिखी हुई है. Definition is this. Very easy. बहुत आसान है. याद करने के लिए आपको फौरन याद हो जाएगी. एक फंक्शन की फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करनी है. Very easy. You should apply the integral on the function, और ये e to power minus iota kx minus infinity to infinity 1 over square root 2 pi. Very easy. But the problem is that ये आया कहाँ से, क्यों हम इसे लिख रहे हैं, should we do something else or not? ये जरूरी तो नहीं है कि हम यही डेफिनेशन करें, कुछ और कर सकते हैं. एंड इनवर्स फूरियर की डेफिनेशन भी ये लिखी हुई है. सो आई विल टेल यू इन डिटेल कि ये एग्जिस्ट कहां से करे. ओके, सो रिकॉल. अब हम देखें, हमने जो पढ़ा हुआ है ना वो फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं, फूरियर सीरीज पढ़ी हुई है. जो हमें चीज नॉन होती है ना उसको यूज करते हुए हम आगे प्रोसीड करते हैं. सो अभी तक आपको एमएससी बीएससी लेवल पे क्या पता है? फूरियर सीरीज. Recall that if a function is periodic with period 2l, यानी कि minus l to l जो हम लिमिट ले रहे होते थे, प्लीज रिकॉल फूरियर सीरीज ऑफ अ फंक्शन. तो उसमें हम कहते थे माइनस l to l है तो टाइम पीरियड होगा 2l. रियल वैल्यूड फंक्शन से डोमेन रियल की थी. देन f हैज अ फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉर्म दिस. सो फंक्शन की फूरियर सीरीज एग्जिस्ट करेगी. किस फॉर्म की होगी? वो यहाँ लिखी हुई है, इस फॉर्म. ओके, वेरी नाइस. अब ये डेफिनेशन आपको पता है, 1 over 2 a naught summation n is equal to 1 to infinity a n cos n pi x over l plus summation n is equal to 1 to infinity b n sin n pi x over l. अगर एक फंक्शन पीरियोडिक है, उसका टाइम पीरियड 2l है, तो उसकी ये फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट करती है. ओके, नाउ an bn और a naught क्या है? These are known constants, और ये हम निकालते हैं using this formula. an is equal to 1 over l minus l to l f of x cos n pi x over l, and bn is 1 over l minus l to l f of x sin n pi x over l. a नॉट आप ऊपर से निकाल सकते हैं. जब आप n को 0 रखेंगे तो जवाब आ जाएगा 1 over l minus l to l f of x cos 0 1 हो गया dx. सो ये फॉर्मूला बहुत आपने पढ़ा है, यूज भी किया है बीएससी में. आपने अगर मुझे नहीं पता आईयूबी से के एफिलिएटेड कॉलेज से की हुई है या बीजेडी से एफिलिएटेड कॉलेज से की हुई है, इन एनी केस आपने बीएस ऑनर किया हुआ है, आपने फूरियर सीरीज लाजमी पढ़ी. फूरियर सीरीज आर पावरफुल टूल्स इन ट्रीटिंग वेरियस प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग पीरियोडिक फंक्शन. अब जो भी पीरियोडिक फंक्शन है उसकी एक सीरीज रिप्रेजेंटेशन आ गई. बहुत ईजी है, बिकॉज इसमें टर्म बाय टाइम इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, जो आपने मेयर थ्योरी में पढ़ी होगी कभी. टर्म बाय टाइम इंटीग्रेशन हो सकती है, डिफरेंशिएशन हो सकती है, एंड मैनी अदर. स्वैप ऑफ लिमिट हो सकता है. ये समेशन, आई थिंक इंटीग्रल स्वैप हो सकते हैं या नहीं, या लिमिट स्वैप हो सकते हैं या नहीं. ये सारी फैसिलिटीज तब मिलेंगी व्हेन यू डील विद फूरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंटेशन. और इस तरह बड़ा इजी हो जाता है, वरना फंक्शन से हमें ऑब्जर्व नहीं हो रहा होता. Anyway, therefore it is desirable to generalize the method of Fourier series to include non-periodic functions. अब टास्क क्या था? हमेशा अपने क्वेश्चन में, अपनी स्टडी में, अपनी रिसर्च में ऑब्जेक्टिव याद रखा करें. आपका ऑब्जेक्टिव ये है नॉन पीरियोडिक फंक्शंस को कैसे डील करें. पीरियोडिक फंक्शंस के लिए तो ये है फूरियर सीरीज. एक फंक्शन जो पीरियोडिक है ही नहीं, नाउ व्हाट वी कैन डू. अगर एक फंक्शन पीरियोडिक नहीं है तो उसके लिए क्या हो सकता है? Let's see. Therefore, it is desirable to generalize the method of Fourier series to include non-periodic function. If f is not periodic, then we may regard it as periodic. हम suppose कर लेंगे वो periodic है और उसका time period approach कर रहा है infinity. मतलब बहुत बड़ा उसका time period है, तो हम कहते हैं जी infinity को बहुत large हो गया, उसे approach कर रहा है. Equal नहीं approach कर रहा है. We shall do this for reasons of motivation as well, for making it plausible that for a non-periodic function one should expect an integral representation instead of Fourier series. हम ये क्यों करने जा रहे हैं? Because one should expect
प्लॉजिबल स्टेट की अगर कोई नॉन पीरियोडिक फंक्शन है उसके लिए फूरियर सीरीज तो एग्जिस्ट नहीं करती, इंस्टेड फूरियर इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है। और वो क्या होगा, किस शक्ल का होगा, किस तरह का होगा, उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। बट अगेन आई एम मेकिंग अ स्ट्रेस यूजिंग द बेसिक नॉलेज ऑफ फूरियर सीरीज। फूरियर सीरीज आपने पढ़ी हुई है, उसको यूज करते हुए एक डेफिनेशन, वो जो आप ये याद कर लेते, मैं ये याद नहीं कराना चाह रहा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये आई कहां से। ओके, सो अगेन आपने सपोज कर लिया एक फंक्शन है, अब आपका जो फंक्शन एफ है, रिमेंबर दैट दिस फंक्शन इज नॉट of finite period, this function has a time period which is approaching to infinity, वो बाद में हम बात करते हैं। अब हमें एक ये जो n पाई x ओवर एल n पाई x ओवर एल आ रहा था, ये n पे डिपेंड कर रहा है, इसे हमने ना ओमेगा n का नाम दे दिया ताकि बार बार लिखना ना पड़े, n पाई x ओवर एल ओमेगा n सिंपलेस्ट हो जाएगा। तो ये फंक्शन हो गया आपका, यहां तक कोई इशू नहीं है। अब एक चीज और करें आप कि a नॉट a n b n की वैल्यूज पुट करें। a नॉट की वैल्यू जब आप पुट करेंगे, दिस इज 1 ओवर एल माइनस एल टू एल एफ एक्स डी एक्स। ए एन की वैल्यू पुट की आपने, क्या थी एन की वैल्यू, यस 1 ओवर एल, यस 1 ओवर एल, देखिए n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी वैसे ही है, कॉज है ओमेगा एन एक्स वैसे ही है, ए एन की जगह आया है माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स कॉज एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स। ओके, ये याद रखिएगा, और 1 ओवर एल कॉमन आ गया। अब आप एक बात नोट करें कि या यहां पे एफ ऑफ एक्स कॉज एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स था, उसकी सॉरी ओमेगा एन एक्स डी एक्स था, उसकी जगह हमने लिखा है एफ ऑफ टी कॉज ओमेगा एन डी टी माइनस एल टू एल। सारा कुछ समझ आ गया आपको, ये टर्म भी समझ आ गया। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि जी यहाँ पे तो था एफ ऑफ एक्स कॉज ओमेगा एन एक्स, हमने लिखा है एफ ऑफ टी कॉज ओमेगा एन टी। रीजन इज दैट कि आपके पास ऑलरेडी ओमेगा एन एक्स मौजूद है ऑलरेडी। अगर आप यहां लिखेंगे एफ ऑफ एक्स कॉज ओमेगा एन एक्स, तो कुछ ऑब्जर्व ये हो रहा होगा कि जी ये भी एक्स की फॉर्म में है, ये भी एक्स की फॉर्म में है, इंटेग्रल भी एक्स की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं आप, तो फिर इसको इंटेग्रल में क्यों नहीं लिख रहे? मेरी बात समझ आ रही है? जब इंटेग्रल का वेरिएबल एक्स है, अगर हम यहाँ एक्स ले लेते हैं और डेफिनेशन में भी डी एक्स था, तो ये समझ में आ रहा होगा कि कॉज ओमेगा एन एक्स ये भी एक्स का फंक्शन है, यहाँ पे भी एक्स के फंक्शन है, इंटेग्रल भी एक्स का है, तो आपने ये यहाँ क्यों नहीं लिखा? एम्बिगुइटी क्रिएट होगी। उससे बचने के लिए हम ये कर रहे हैं कि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर दिया। ए एन की कोफिशिएंट्स हैं, कॉज ओमेगा एन एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटेग्रल है, आप इसे कॉज ओमेगा एन टी एफ ऑफ टी डी टी कर देंगे, कोई इशू नहीं है, इंटेग्रल का आंसर वही रहेगा, तो ए एन चेंज नहीं होंगे। लेकिन हमें ये एम्बिगुइटी क्रिएट नहीं होगी कि कॉज ओमेगा एन एक्स को भी इंटेग्रल में लिखना है। बाहर कैसे आ गया? वेरिएबल इंटेग्रल से बाहर नहीं आ सकता, तो अगर हम यहाँ dx यूज करते, हमें ये अंदर लिखना पड़ता, लेकिन हमने वेरिएबल चेंज कर दिया। अब समझ में आ रहा है ये डमी वेरिएबल है, तो कोई इशू नहीं। इसी तरह हमने यहाँ काम किया है। एक बात जो यहाँ आप मिस कर रहे हैं वो ये है, 1 ओवर 2 ए नॉट है। ओके, ए नॉट की वैल्यू है 1 ओवर एल माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स कॉस 0 1 हो गया। अब कुछ ये स्टूडेंट्स को लगता है कि यहाँ पे जो 1 ओवर एल है ना, यहाँ 2 गायब हो गया है। ये 2 गायब नहीं हुआ, बेसिकली यहाँ आई थिंक मिस्टेक है, ए नॉट सेपरेटली बताना चाहिए था। आप याद करें फूरियर की जो टर्म होती थी ना, ये होता था 2 ओवर एल, ए नॉट जो होता था ना 2 ओवर एल होता था, 2 2 से कट जाता है तो 1 ओवर एल बचता है। बेसिकली ये 1/2 उसको बैलेंस कर रहा है। ए नॉट इज 2 ओवर एल माइनस एल टू एल एफ एक्स डी एक्स। यहाँ थोड़ा सा रॉन्ग लिखा हुआ है, आप बेशक बुक में जाके देखिएगा। सो ए नॉट इज 2 ओवर एल माइनस एल टू एल, तो 2 2 से कट जाता है, जवाब में 1 ओवर एल ही बचता है, इसलिए डायरेक्ट 1 ओवर एल लिखा हुआ है। वहां पे मर्ज हो गया, ए नॉट में मर्ज कर दिया गया बेसिकली 1/2। ओके, ओके,
नाउ यहां तक समझ आ गया। नोट दैट ये एफ ऑफ एक्स में कुछ नहीं किया आपने, ओमेगा एन एक्स की वैल्यूज लिखी है। ओके, नोट दैट व्हाट जो आइट्रेटेड कंजेक्टिव डिफरेंस है ओमेगा एन का, ओमेगा एन प्लस वन माइनस ओमेगा एन, ये क्या आता है? आप अगर इसका एलसीएम ले देखें आप, ये पाई ओवर एल आ जाएगा, यानी कि ये एन पे डिपेंड ही नहीं करता, कंजेक्टिव डिफरेंस, यानी कि जो डेल्टा ओमेगा है बेसिकली ये एन पे डिपेंड ही नहीं करता, किसी भी दो कंजेक्टिव टर्म के लिए सेम रहता है, किसी भी दो कंजेक्टिव टर्म्स के लिए ये कॉमन डिफरेंस इसका जो है वो सेम है, एन को कुछ भी कर दें आप। तो बेसिकली ये अर्थमेटिक सीक्वेंस टाइप की चीज बन रही है कि हर कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान, अगली दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो पाई ओवर एल है। ओके, अब हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं, हमारा फंक्शन क्या बना, 1 ओवर एल माइनस एल टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 1 ओवर एल की जगह हम लिख रहे हैं क्या, हम लिख रहे हैं डेल्टा ओमेगा, ये एन पे डिपेंड करता है इसलिए मैं समेशन में ले गया हूं, लेकिन कोई इशू नहीं है। 1 ओवर एल का जवाब आएगा डेल्टा ओमेगा ओवर पाई। ओके, डेल्टा ओमेगा ओवर पाई विल बी इक्वल टू 1 ओवर एल। सो 1 ओवर पाई इधर ही रह गया, डेल्टा ओमेगा को मैं अंदर इंसर्ट कर गया हूं बिकॉज ये एन पे डिपेंड कर रहा है तो समेशन में आएगा। हालांकि इसका जवाब एन की फॉर्म में नहीं आ रहा, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए आप एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी में इसे मर्ज कर दें ताकि कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि आगे ये दोबारा समेशन में चला जाएगा। ओके हो गया, यहाँ भी ऐसे हो गया, यहाँ भी ऐसे हो गया, समेशन दोनों में कॉमन है, 1 ओवर पाई भी दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ तक आपका बिल्कुल क्लियर जा रहा है। दो स्टेप्स हैं। तीसरा स्टेप ये है, दिस रिप्रेजेंटेशन इज वैलिड फॉर एनी फिक्स्ड एल, फिक्स एल के लिए ये वैलिड है, आर्बिट्ररी लार्ज बट फाइनाइट, लेकिन अगर हम एल को इंफिनिटी पे अप्रोच करवाते हैं तो आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स नहीं रहेगा, कोई ऐसा फंक्शन बन जाएगा जिसका टाइम पीरियड एल नहीं है, इंफिनिटी है, तो उसको हम नाम दे देते हैं एफ टिल्डा, क्योंकि देखें एल फाइनाइट है, बहुत लार्ज है, लेकिन फाइनाइट फिक्स है, वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए। अगर आप एल को इंफिनिटी पे अप्रोच करवाते हैं तो वो एफ ऑफ एक्स का टाइम पीरियड नहीं होगा, एक नए फंक्शन का टाइम पीरियड होगा जिसका नाम है एफ टिल्डा। सो लेफ्ट हैंड साइड पे एफ टिल्डा आ जाएगा, राइट साइड पे क्या आएगा देखें जरा, ये अभी हम यूज नहीं करते, फिलहाल आप इस चीज को देखें। एक और यूं समझ लें, सपोजिशन है, अज्यूमिंग दैट, एक चीज आप अज्यूम कर रहे हैं क्या, लेटिंग एल अप्रोचेस टू इंफिनिटी एंड अज्यूमिंग दैट द रिजल्टिंग नॉन पीरियोडिक फंक्शन एफ टिल्डा, ये जो आपका नॉन पीरियोडिक फंक्शन आ रहा है ये एब्सोल्युटली इंटेग्रेबल भी है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो एफ टिल्डा आ रहा है ये एब्सोल्युटली इंटेग्रेबल, यानी कि इसका मॉड का अगर इंटेग्रल ले आप ओवर द रियल लाइन, दिस विल बी फाइनाइट, दिस विल बी फाइनाइट। ये एक अजम्पशन की है आपने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, इसके बगैर आपका सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं। इट सीम्स प्लॉजिबल दैट द इनफाइनाइट सीरीज 1, कौन सी इनफाइनाइट सीरीज 1, ये जो ट्रांसफॉर्म हो के कुछ इस तरह की बन गई थी, इट सीम्स नाउ प्लॉजिबल कि जब हम इस पे लिमिट अप्रोच करवाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा जी, लेफ्ट हैंड साइड पे एफ टिल्डा आ गया, राइट हैंड साइड पे क्या आया, लेट्स सी, राइट हैंड साइड पे आया जी 1 ओवर पाई, 1 ओवर पाई एंड इधर देख रहे हैं आप 1 ओवर इंफिनिटी इज 0, एल इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 1 ओवर इंफिनिटी इज 0, तो ये टर्म कैंसिल हो गई है, अब क्या रह गई है, ओनली दीज टू टर्म्स, इन दो टर्म्स को हम लिखने जा रहे हैं। तो क्या पहली टर्म आई 1 ओवर पाई माइनस एल टू एल, ओके, तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी हो गया, पहली बात तो ये आप नोट करें, माइनस एल टू एल बिकम्स माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, एफ ऑफ टी की जगह क्या आएगा, एफ टिल्डा आ जाएगा, बिकॉज एल इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो एफ चेंज हो गया, कॉस ओमेगा एन टी खत्म हो गया, बिकॉज क्या रीजन है देखिए, या मतलब वो एन पे डिपेंड नहीं कर रहा तो उसने ओमेगा कर दिया है। ओके, कहाँ थे हम, यहाँ थे, ओमेगा टी डी टी, क्योंकि इंटेग्रल बन गया। उसकी रीजन क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ, उसकी रीजन ये है, एक चीज जो आपको समझ नहीं आई वो ये है कि इस टर्म में
माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो चुका है, एफ टिल्डा हो चुका है, कॉस ओमेगा टी डी टी हो चुका है। जो चीज चेंज हुई है समथिंग लाइक दैट, जो चीज चेंज हुई है वो ये है, लिमिट यहाँ पे भी है एल एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी कॉस ओमेगा एन एक्स डेल्टा ओमेगा। ओके, अब मैं ये टर्म लिखने जा रहा हूं, कैसे लिखेंगे आप? ये देखिए बड़े गौर से, ये टर्म है, एक टर्म मैं समझा रहा हूं, दूसरी आपको समझ आ जाएगी। 1 ओवर पाई एन इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, मैं ये लिखता हूँ जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर पाई समेशन n is equal to 1 to infinity, okay, n is equal to 1 to infinity and दूसरी टर्म क्या थी जी, समय, अच्छा ब्रैकेट है, n is equal to 1 to infinity cos omega nx, cos omega nx and yeah, cos omega nx, okay, omega nx delta, I think delta omega, yeah, delta omega okay, minus L to L f of t cos f of t cos ये ओमेगा एन टी डी टी, आई थिंक ये पहली टर्म है, राइट। इन दोनों पे हमने क्या किया है, लिमिट अप्रोच कराई है। ओके, इस पे लिमिट देखते हैं क्या आता है, लिमिट का आंसर, दोनों तरफ लिमिट अप्रोच कराते हैं, लिमिट लिमिट कैपिटल एल टेंड्स टू इंफिनिटी, और यही चीज यहां ले आएगी। ओके, और इसको ब्रैकेट में कर दें ताकि पता लगे किस चीज की लिमिट आप कैलकुलेट करें। ये है जी टोटल आपकी टर्म जिसपे आपने लिमिट अप्रोच कराई। आता क्या है रिजल्ट, लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाती है, एफ टिल्डा, तो ये आपको पता है ये एफ टिल्डा हो गया, एफ टिल्डा एक्स। राइट हैंड साइड पे क्या आता है, लेट्स सी। राइट हैंड साइड पे देखिए लिमिट हर टर्म पे अप्लाई होगी, मैं इसे दोबारा लिखता हूं, दोबारा लिखता हूं, और ये लिमिट यहाँ पे कहाँ कहाँ आएगी जी, यहां भी आएगी क्योंकि सबकी लिमिट है, और यहां भी आएगी। लिमिट प्रोडक्ट की हो तो दोनों तरफ अप्लाई हो सकती है, कोई इशू नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं होता। अगेन क्या चीज आएगी, ये टर्म तो बन गई आपकी, एल अप्रोच करा इन्फिनिटी को, ये खत्म हो जाएगी और ये इन्फिनिटी आपका यहाँ आ जाएगा, जस्ट यहाँ पे भी इन्फिनिटी आ जाएगा। बट ये क्या बनेगा, ये टर्म, ये कंसिडर करते हैं, कंसिडर this limit L tends to infinity 1 over pi summation n is equal to 1 to infinity cos omega nx delta omega. So we will talk about that. Yeah. So here again I am repeating this term becomes Riemann integral of some unknown function which is cos omega t f of t dt, because there is f also. Yeah. So that term will become integral of some unknown function, this term, okay, cos omega n will be cos omega t and f of t will be f tilde, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 0 to infinity cos omega x and minus infinity to infinity f tilde, ये वैसे ही आ गया because l infinity को अप्रोच कर रहा है। सिमिलरली सेकंड टर्म में हुआ है,
यही एक इसका मेन स्टेप था कि रीमान इंटीग्रेशन की डेफिनेशन यूज है। सेकेंडली आप क्या कर रहे हैं, अबव इक्वेशन कैन बी पुट इन द फॉर्म। अब ऊपर वाली इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है, ए ओमेगा 0 टू इन्फिनिटी कॉस ओमेगा एक्स प्लस बी ओमेगा 0 टू इन्फिनिटी साइन ओमेगा एक्स। 0 टू इन्फिनिटी कॉमन ले लिया, ए ओमेगा क्या है, ये है, बी ओमेगा क्या है, ये है, विच इज कॉल्ड द फूरियर इंटेग्रल ऑफ एफ। इसको हम फूरियर इंटेग्रल कहते हैं, इस फॉर्म को या इस फॉर्म को, किसी को भी कह लें, दिस इज कॉल्ड फूरियर इंटेग्रल, या इस फॉर्म को कहते हैं फूरियर इंटेग्रल है आपके गिवन फंक्शन का। अब दिस मोटिवेट्स द फॉलोइंग रिजल्ट, इससे हमें एक फॉलोइंग रिजल्ट मिलता है क्या, कि अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, या चले पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इन एवरी बाउंडेड इंटरवल ऑफ आर, एवरी बाउंडेड इंटरवल ऑफ आर, सो और दूसरी बात ये कि आपका फंक्शन एब्सोल्युटली इंटेग्रेबल भी है, तो आपके फंक्शन का फूरियर इंटेग्रल एग्जिस्ट करता है। ये देखिए हमने यूज किया है, आपका फंक्शन एब्सोल्युटली इंटेग्रेबल होना चाहिए और आपके फंक्शन का जो पीस वाइज कंटिन्यूअस होना चाहिए बाउंडेड इंटरवल। ओके, ये आपने यूज किया और आप कहते हैं कि आपके फंक्शन का फूरियर इंटेग्रल एग्जिस्ट करता है, वेयर ए क्या है बी क्या है वो आपने लिख दिया। Fourier integral of f converges to f if f is continuous. If f is discontinuous at a point, the integral converges to positive part and negative part. ये चले बाद की बात है, इसको मैं नहीं कह रहा कि आप पढ़ें, जो पढ़ना है वही है। In order to motivate the definition of Fourier transform, we express the complex form of the Fourier integral. ये Fourier integral है जो हाईलाइट हुआ है 3 इक्वेशन में, लेकिन इसको हम चेंज करने जा रहे हैं, इसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखते हैं। कैसे आएगी कॉम्प्लेक्स फॉर्म, देखिए बात सुने, या इस फॉर्म में अगर आप नोट करें, इंटेग्रल को स्वैप कर दें, ये cos ओमेगा एक्स यहां ले जाएं, एफ टिल्डा बार, सॉरी cos ओमेगा एक्स यहां ले जाएं, इंटेग्रल वैसे ही आएगा, क्या बनेगा, cos अल्फा cos बीटा प्लस ये साइन भी अंदर ले जाएं, आप लेके जा सकते हैं, क्योंकि साइन पे कौन सा इंटीग्रेशन हो रही है, ये तो कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टी। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। ओके, एक चीज और नोट करें कि जब आपके पास एल इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा था, तो माइनस एल टू एल का जो इंटेग्रल बना है, यानी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बना है, वो क्या बना है, एफ ऑफ टिल्डा टी साइन ओमेगा टी डी टी। लेकिन जब आपने इसको पे फंक्शन लगाया है, तो ये क्योंकि एक्स की फॉर्म में था, तो ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटेग्रल बन रहा था, लेकिन जो डिफरेंस आ रहा था, डेल्टा आ रहा था, वो डेल्टा ओमेगा की फॉर्म में आ रहा था। यहाँ पे देख रहे हैं हम, डेल्टा ओमेगा विल बी चेंज टू डी ओमेगा। ये रीमान इंटीग्रेशन में यूज होता है कि जिसकी वजह से आप डिफरेंस ले रहे होते हैं, उसी के विद रिस्पेक्ट टू इंटेग्रल आ रहा होता है। तो डेल्टा ओमेगा विल बी डी ओमेगा और आपका इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा होगा। कौन से वाला, ये जो हमने जीरो से इन्फिनिटी डेफिनेशन से ऑब्जर्व किया। सो अल्टीमेटली अगेन द आंसर विल बी जीरो टू इन्फिनिटी कॉस ओमेगा एक्स, और ये इंटेग्रल है डी ओमेगा से, ये वाला इंटेग्रल है डी टी से। ओके, अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि कॉस को अगर आप इधर ले जाएं, एक और नई शक्ल आ जाएगी, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा की फॉर्म में, तो इसका जवाब आता है कॉस अल्फा माइनस बीटा। सो हम ये लिख सकते हैं, एक इंटेग्रल वैसे ही रहा जीरो से इंफिनिटी, एक देखें दोनों इंटेग्रल्स में कॉमन चीज क्या है, ए ओमेगा बी ओमेगा में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कॉमन है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कॉमन है, एफ टिल्डा दोनों में कॉमन है। सो आप इसको एक इंटेग्रल लिख सकते हैं, इन दोनों को ऐड हो रहे हैं, तो जब आप एक इंटेग्रल की फॉर्म में लिखेंगे, cos अल्फा cos बीटा बन जाएगा, बिकॉज cos के साथ यहाँ cos ओमेगा एक्स है और sin के साथ यहाँ sin ओमेगा एक्स है। सो एक्चुअली यू कैन डू दैट, इसी को ट्रांसफॉर्म करके नई फॉर्म में लिख दिया, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी, वो जो पिछला हमारे पास उसके साथ था, cos ओमेगा एक्स माइनस cos ओमेगा टी डी टी डी ओमेगा, जीरो से इन्फिनिटी वाले इंटेग्रल के साथ डी ओमेगा है, और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ये आपने लिख लिया। अब आपको पता है कि cos की डेफिनेशन क्या है, cos विद रिस्पेक्ट टू आयलर फॉर्मूला लिख सकते हैं, e टू पावर आयोटा थीटा प्लस e टू पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2।
जब आप ये पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 पाई 0 टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी e टू पावर आयोटा ओमेगा एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस e टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स माइनस ओमेगा टी डी टी डी ओमेगा। ये आपके पास टोटल फाइनल फॉर्म बन गई अपने फंक्शन की, जिसकी लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही थी और उसके बारे में आप मतलब बात करें। अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इज दैट दोनों इंटेग्रल्स में चेंज क्या आ रहा है ये ऑब्जर्व करें। देखिए दोनों इंटेग्रल्स की इस दोनों इंटेग्रल्स की लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। दोनों इंटेग्रल्स में f इंक्लूड हो रहा है। दोनों इंटेग्रल्स में dt d ओमेगा dt d ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन है, लेकिन एक सिंपल चेंज है क्या, e टू पावर आयोटा ओमेगा x माइनस ओमेगा t है, यहाँ तो e टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा x माइनस ओमेगा t। आप एक काम करें, सेकंड इंटेग्रल जो है, सेकंड इंटेग्रल यानी कि जो क्या कहते हैं उसे, ये वाला, ये ओनली फॉर दैट नॉट फॉर दिस। इंटेग्रल में वेरिएबल को चेंज कर दें कोई इशू नहीं होता, इंटेग्रल की वैल्यू सेम रहती है। इस इंटेग्रल में आप एक काम ये करें कि ओमेगा को माइनस ओमेगा से रिप्लेस कर दें ताकि ये फॉर्म बन सके। ओके देखिए इस चीज को मैं अब ऑब्जर्व करवा रहा हूं आपको, इसको जरा देखिएगा। 1/2 पाई, तो ये इंटेग्रल क्या है, मैं इसे I1 का नाम देता हूं। दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई डबल इंटेग्रल है, इंटेग्रल ओके क्या था जी, 0 से इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। ओके दूसरा यहाँ पे इंटेग्रल है अगेन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके और इंटीग्रेंड क्या है जी इसका, एफ ऑफ टी ई टू पावर माइनस आयोटा इंटू ओमेगा एक्स माइनस ओमेगा टी। ओके डी टी टी ओमेगा, आई थिंक यही था। यस ये आपके पास इंटेग्रल है, आप इसमें रिप्लेस कर दें, रिप्लेस ओमेगा बाय माइनस ओमेगा। क्या बनेगा जी, जब आप ओमेगा को माइनस ओमेगा से रिप्लेस करेंगे क्या रिजल्ट आएगा, देखते हैं। इंटीग्रल की वैल्यू चेंज नहीं होती, इंटीग्रल की वैल्यू वैसे की वैसी रहेगी। आंसर विल बी व्हाट, चेक करते हैं। पहले मैं इसे ऐसे ही कॉपी कर देता हूं बिकॉज ये तो यूज हो गई, इंटीग्रल तो आएगी। अब एक बात गौर से समझें जरा, जब आपने ओमेगा को चेंज किया है, जब आपने ओमेगा को चेंज किया है 0 से इन्फिनिटी क्या बन गया, -0 से माइनस इन्फिनिटी, लेकिन 0 से माइनस इन्फिनिटी कर देते, ये चेंज हुआ। ये इंटीग्रल चेंज नहीं हुआ, इसको आप चेंज ही नहीं कर रहे, आप सिर्फ ओमेगा को माइनस ओमेगा कर रहे हैं। नंबर 1 एफ ऑफ टी ई टू पावर ओमेगा, ओमेगा को जब आप चेंज करते हैं माइनस ओमेगा से, क्या जवाब आएगा, माइनस आ जाता है। और जब आप यहां ओमेगा की जगह माइनस लाते हैं तो प्लस आ जाता है। बड़े गौर से इस चीज को देखना है आप, यहां तक कोई इशू नहीं है। अब ओमेगा को जब माइनस ओमेगा से करेंगे तो डी ओमेगा क्या बन जाएगा, माइनस डी ओमेगा। ये जो डिफरेंशियल है ये भी चेंज होगा, दिस विल बी नाउ दिस, लेकिन डिफरेंशियल लीनियर ऑपरेटर है, माइनस बाहर आ जाएगा, क्या आएगा यहां पे ये। ओके नेक्स्ट स्टेप में यही चीज सारी इंक्लूड होगी, लेकिन अब चेंज होगा क्या, अगर आप इसकी लिमिट को चेंज कर दें, 0 से माइनस इन्फिनिटी की जगह लिख दें आप माइनस इन्फिनिटी टू 0, तो आपको पता है कि जब इंटीग्रल की लिमिट्स को स्वैप करते हैं
तो एक माइनस बाहर आता है, वो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, कोई मसला नहीं रहा। ओके, ये एक तो ये बात गौरतलब है, ये वैसे ही रहेगा, इसे हम चेंज ही नहीं कर रहे। यहां क्या चेंज आएगी, यहां ये चेंज आएगी, माइनस कॉमन ले लें आप। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस और ये माइनस जो कॉमन आ रहा है वो प्लस करके इसे तो खत्म कर देगा, या माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें जैसे आपको समझ आए। तो जब आप माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे आगे तो ये ऐसे हो। अब आप एक बात गौर करें, इस इंटेग्रल में ये जो I1 मैंने लिखा है और ये जो पहला इंटेग्रल है ये वाला, इसमें क्या फर्क है? मैं लिखता हूं, दोबारा लिखता हूं, ये इंटेग्रल है 1/2 पाई 0 से इंफिनिटी, ये I2 कर देते हैं, चले जी, क्योंकि वो पहला I1 है। I1 क्या था मैं लिखता हूं, पहला इंटेग्रल उसे हम I1 कह रहे हैं। सो I1 है जी 1/2 पाई, ओके, सो 1/2 पाई 0 से इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी ई टू पावर आयोटा, या माइनस नहीं है, ओमेगा एक्स माइनस ओमेगा टी डी टी डी। अब I1 में और I2 में क्या फर्क रहा, कोई नजर आ रहा है आपको? कोई फर्क नहीं है। इंटीग्रैंड में कोई फर्क नहीं है, इधर भी एफ ऑफ टी ई टू पावर आयोटा बन गया, इधर भी ई टू पावर आयोटा बन गया। ये फायदा हुआ एक इंटेग्रल की वेरिएबल को चेंज करने से, यानी कि सेकंड वाले की हमने इंटेग्रल को, इंटीग्रैंड को पहले वाला बना दिया अगर हमने ओमेगा को माइनस ओमेगा से स्वैप किया है, और वैल्यू पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सो एक्चुअली नाउ व्हाट विल बी आई, आपका जो आई था, दिस इज एक्चुअली सम ऑफ I1 प्लस I2। अब ये क्या बनेगा, इन दोनों का सम है। आप देख रहे हैं दोनों इंटेग्रल्स का इंटीग्रैंड सेम है, यानी इसको जब आप सम करते हैं इसके साथ, इंटीग्रैंड सेम है दोनों का, एक्चुअली जवाब क्या आएगा, आई विल बी इक्वल टू व्हाट, एक दफा लिख लें लिमिट्स को और इंटीग्रैंड रिपीट कर दें। ओके, चलो मैं लिख देता हूं, ये ऐसे लिख दें, और या इंटीग्रैंड एक दफा लिख लिया आपने, लेकिन लिमिट्स क्या है, 0 से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, और माइनस इंफिनिटी से 0, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। सो व्हाट इज द आंसर, जब इंटीग्रैंड सेम हो, यानी कि यूं समझ लें a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू b एफ एक्स डी एक्स, क्या जवाब आया, a टू b, c प्लस हो जाता है। सो हमारे पास भी कुछ इस तरह का सिचुएशन है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तो सेम है, एक है माइनस इंफिनिटी से 0 और एक है 0 से इंफिनिटी, तो इनको जब मर्ज करेंगे आंसर विल बी माइनस, ओके, एफ ऑफ टी ई टू पावर आयोटा ओमेगा एक्स माइनस ओमेगा टी डी टी, यानी इंटीग्रैंड की समीशन सम अप हो गई। ओके, नाउ अब ये है आपका फाइनल इंटीग्रल, और ये यहां लिखा हुआ, ओके, 1/2 पाई है साथ, ये रहा। अब आप एक और काम करें, 1/2 पाई को प्रोडक्ट में लिख दें, 1/√2 पाई 1/√2 पाई, ये है आपका एफ ऑफ एक्स फाइनली। एक और बात फाइनल गौरतलब है कि प्रीवियसली हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे एफ टिल्डा था, राइट हैंड साइड पे एफ टिल्डा था। अब यूं समझ लें एफ टिल्डा को चेंज कर दिया हमने एफ ऑफ एफ टिल्डा को जी कह दिया, नया फंक्शन आ गया, और जी को दोबारा एफ कह दिया, तो वो मसला कोई नहीं है, एफ टिल्डा की जगह सिंपली एफ रह गया। इसलिए आपको लेफ्ट और राइट साइड पे एफ 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 नजर आ रहा है, क्योंकि थ्रू आउट एफ टिल्डा एफ टिल्डा एफ टिल्डा था, हमने एफ कर दिया उसको ना, दोबारा रिप्लेस कर दिया, इससे कोई इशू नहीं है, नया फंक्शन एफ, उसको दोबारा नाम जी भी नाम दे सकते हैं आप इसे। अब दोनों तरफ आप 1/2 पाई को प्रोडक्ट में लिख लें, 1/2 पाई स्क्वायर रूट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई टू पावर आयोटा ओमेगा एक्स कॉमन ले लें, और माइनस आयोटा ओमेगा टी कॉमन रहने दें, एक तरफ वो रख दें एक तरफ वो रख दें, 1/2 पाई स्क्वायर रूट एक तरफ यहां आ गया, क्योंकि हम इसे थोड़ा सा बैलेंस कर रहे हैं, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी आ गया,
एफ टी ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी डी टी डी ओमेगा दूसरे इंटेग्रल के साथ, दोनों की लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू। अब एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म है फूरियर इंटेग्रल की, ये पूरी फॉर्म फूरियर इंटेग्रल है, फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं है, दिस इज फूरियर इंटेग्रल। ओके, अब देखें जब भी याद रखें कोई ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो उसकी कोई इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, जवाब आइडेंटिटी आना चाहिए। एक बात गौर से देखें कि जब आप, ये लेफ्ट हैंड साइड पे एफ एक्स है, ओके, मैं यहां पे लिखता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू, फाइनली आपके पास जवाब आया इज इक्वल टू, यूं कर लें, इज इक्वल टू दिस 1/√2 पाई था, किधर √2 पाई है, एफ आपके पास मौजूद है e टू पावर, यहाँ पे आप लिख रहे हैं जी e टू पावर आयोटा ओमेगा एक्स, ओके, e टू पावर आयोटा ओमेगा एक्स, राइट, और एक फंक्शन इसको आप लिख रहे हैं जिसका जिसका आप ये ले रहे हैं जी इंटेग्रल e टू पावर आयोटा ओमेगा एक्स से, वो एक और फंक्शन है, वो क्या है 1/√2 पाई, ओके, और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अच्छा ये इंटेग्रल नहीं रहेगा जी, सॉरी, ये दोबारा लिखना पड़ जाएगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, है तो स्टेप बड़ा बेसिक सा, लेकिन आपको समझ नहीं आती, इसलिए मैं या ओके दोबारा लिखते हैं जी, इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ओके, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1/√2 पाई यहाँ है, सॉरी 1/√2 पाई 2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे है जी e टू पावर आयोटा ओमेगा एक्स, एंड देन दिस इज इंटेग्रल, यस, क्या है जी इंटेग्रल, इंटेग्रल है 1/√2 पाई, यस, ओके, और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अगेन, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, and the integrand is f of t e to power minus iota omega t dt। बेशक इसे आप x कह लें, कोई इशू नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि ये ओमेगा एक्स इंटीग्रल में नहीं आ रहा, और यहाँ डी ओमेगा, ओके ओके, वी हैव रिटन, ओके। अब देखें एक फंक्शन है आइडेंटिकली इक्वल है इस चीज, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है, इसको आइडेंटिटी कहा जाता है, मतलब आपके फंक्शन पे फर्क ही नहीं पड़ा, एक फंक्शन है उसका आपने इंटेग्रल लिया, फिर दोबारा इंटेग्रल लिया, जवाब वही आ गया। एक पार्ट जो इंटेग्रल का है मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, वो ये है, ये इंटेग्रल है, ओके, नहीं, हाँ, ये जो इस ब्रैकेट से बाहर है, और एक पार्ट ये इंटेग्रल है, ये एक पार्ट है, मतलब ये पहला इंटेग्रल है, और उसके अलावा जो चीज आ रही है वो दूसरा इंटेग्रल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जवाब ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड कि ये दोनों इंटेग्रल आपस में इनवर्स हैं, मतलब इन दोनों इंटेग्रल्स आपस में कैंसिल आउट होकर आइडेंटिटी दे रहे हैं, तो ये आपस में एक दूसरे के इनवर्स है। इसलिए इस इंटेग्रल को जो मैंने ब्रैकेट के ऊपर लिखा हुआ है, इसको कहा जाता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है किसकी, एफ की, एफ एक्स की कह लें, ओके, टी को दोबारा एक्स कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। दिस इज कॉल्ड फूरियर ट्रांसफॉर्म। इसके अलावा, यानी इसका नाम मैं कुछ और रख देता हूं, क्योंकि ये फंक्शन एफ नहीं है, एफ की ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको एफ टिल्डा से डिनोट कर देते हैं ताकि डिफरेंस रहे।
दिस इज कॉल्ड फूरियर ट्रांसफॉर्म। और इसको जब मल्टीप्लाई करें इस 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू पावर आयोटा ओमेगा एक्स डी ओमेगा से, दिस इज कॉल्ड इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। अब आप जाके देखें डेफिनेशन, ये लिखी हुई है जी फूरियर ट्रांसफॉर्म। यानी पहला इंटीग्रल फूरियर ट्रांसफॉर्म है, और जो उसके साथ यानी कि एफ टिल्डा को पुट करने के बाद जो चीज आ रही है वो इनवर्स है, क्योंकि आपको ओरिजिनल फंक्शन चाहिए। ओरिजिनल फंक्शन कब मिलेगा? जब इन दोनों को बैलेंस करेंगे आप। तो इसको अगर मैं एफ टिल्डा कह लूं तो ये इंटीग्रल बेसिकली मुझे ओरिजिनल फंक्शन दे रहा है। तो एक्चुअली दिस विल बी इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड द फर्स्ट वन विल बी फूरियर ट्रांसफॉर्म। ये है प्रॉपर डेफिनेशन फूरियर ट्रांसफॉर्म की। यहाँ पे एफ टिल्डा नहीं एफ कैप से डिनोट किया हुआ है। आप देख लीजिएगा आगे डेफिनेशन है, एग्जांपल्स हैं इसमें कैसे फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट होती है। इंटीग्रल आपको कैलकुलेट करना है, लीनियर प्रॉपर्टीज में होल्ड करती है, कॉन्जुगेशन होल्ड करता है। ये सारे आपके पढ़ने की चीजें हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज कि डबल डेरिवेटिव की फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होती है, सिंगल डेरिवेटिव की फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होती है, ये आपको पढ़नी है। कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये आप पढ़ लेंगे। ये था आज का लेक्चर रिगार्डिंग फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस वाज द प्रॉपर डेफिनेशन कि आप फूरियर ट्रांसफॉर्म को लिखते कैसे हैं। अब देखें आपकी मर्जी है किसको फूरियर कहेंगे किसको इनवर्स कहेंगे। ऐसा भी होता है कुछ बुक्स में ई टू पावर माइनस आयोटा को यहाँ पे मर्ज किया हुआ है, कुछ बुक्स में ई टू पावर आयोटा को यहाँ ले जाते हैं, माइनस आयोटा वहां ले आते हैं, उसको फूरियर ट्रांसफॉर्म कहा जा रहा होता है। तो भी इश्यू नहीं है, एक के साथ आयोटा आता है तो दूसरे के साथ माइनस आयोटा आता है, ये याद रखिएगा। ये है प्रॉपर डेफिनेशन एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल आल्सो स्टडी इसकी एप्लीकेशन।